ईशा अपनी कमर पर हाथ रखे हुए उसे देख रही थी। तभी आदित्य ने ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बेड के पास ला उसे बेड पर लेटा देता है। ईशा को बेड पर लेटा आदित्य खुद भी उसके बगल में उससे चिपक कर सो जाता है। आदित्य ने ईशा को अपनी बाहों में भर रखा था। ईशा भी अब कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे पता था आदित्य उसे बस परेशान करता है। ईशा कुछ हो देर में सो जाती है। वही आदित्य एकटक ईशा को देख रहा था। आदित्य ने झुककर ईशा के माथे पर किस किया और उसे दोबारा अपनी बाहों में अच्छे से भरकर कहा, अब तुम मुझसे दूर जा भी नहीं सकती क्योंकि अब हमारा साथ जिंदगी भर का है। कुछ ही देर में आदित्य भी ईशा को देखते हुए सो जाता है। अगली सुबह आदित्य की आंखें जल्दी खुल जाती है। उसके सामने ईशा का खिला हुआ चेहरा था। आदित्य उसे देखा, मुस्करा दिया और झुककर उसके माथे पर किस कर बोला, गुड मॉर्निंग जान। फिर ईशा के चेहरे को देखते हुए कहा, आज की सुबह तो बहुत अच्छी हुई है मेरी लाइफ में, क्योंकि तुम मेरे पास हो। अब आगे। आदित्य का ध्यान ईशा के लिप्स पर गया जो नेचुरली पिंक थे। आदित्य की नजरें ईशा के चेहरे से घूमते हुए उसके लिप्स पर ही रुक रही थी। आदित्य अब ज्यादा ना सोचते हुए ईशा के लिप्स पर अपने लिप्स रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। किस की वजह से ईशा नींद में ही अपना चेहरा बार बार इधर उधर कर रही थी। आदित्य अपने एक हाथ से ईशा के चेहरे को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके सिर के ऊपर कर देता है। आदित्य अब और भी ज्यादा पैशनेट होकर उसे किस कर रहा था। ईशा की नींद अब धीरे धीरे खुलने लगी थी क्योंकि उसे सांस नहीं ली जा रही थी। ईशा अपनी आंखें खोल सामने देखती है तो आदित्य उसे आंखें बंद कर किस कर रहा था। ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ईशा अब और भी ज्यादा जोर लगा खुद को आदित्य से छुड़ाना चाह रही थी, पर आदित्य एक इंच भी नहीं हिलता। आदित्य अब पूरी तरह से ईशा के ऊपर आ उसके दोनों पैरों को अपने पैर से जकड़ लेता है। दोनों हाथ तो पहले से ही उसके गिरफ्त में थे। अब ईशा के हिलने का चांस ही खत्म हो जाता है। ईशा भी हार मानकर आदित्य के नीचे शांति से लेटी रहती है। कुछ देर बाद आदित्य को जब महसूस होता है कि ईशा सांसें नहीं ले पा रही है तो वो ईशा के होठों को छोड़ उसके चेहरे को देखता है। आदित्य के छोड़ते ही ईशा गहरी गहरी सांसें लेते हुए आदित्य को घूरने लगी। आदित्य उसे देख मुस्करा कर बोला, गुड मॉर्निंग बीवी, वैसे तुम थोड़ा लेट उठी हो। ईशा उसे घूर कर देखते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी का ऐसे नींद में फायदा उठाते हुए। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, बीवी तुम भूल रही हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए कोई और नहीं है। हम हस्बैंड वाइफ है और वैसे भी मैंने कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है। मैंने बस तुम्हें गुड मॉर्निंग विश किया है और तुम्हें भी मुझे इसी तरह से गुड मॉर्निंग विश करनी चाहिए। अब चलो तुम भी मुझे मॉर्निंग विश करो। ईशा ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, उठिए मेरे ऊपर से, जब देखो मेरे ऊपर आकर सो जाते हैं। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। आदित्य ने नॉर्मल वे में कहा, इसमें कौन सी शर्म, हम आगे जाकर तो इससे भी आगे की हरकतें करेंगे, तो उसमें शर्म वाली क्या बात है। ईशा ने कहा, मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना है, ना अभी ना बाद में। आदित्य ने कहा, क्यों, हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से आएंगे। तुम्हें तो बच्चे पैदा करने का प्रोसीजर पता है ना। आदित्य की बातें सुन ईशा का चेहरा लाल होने लगा था, कुछ शर्म से तो कुछ गुस्से से। ईशा ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप और आपकी बेशर्मी भरी बातें मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब छोड़िए, मुझे रूह के पास भी जाना है, वो उठ गई होगी। आदित्य ने कहा, नो, पहले मुझे मॉर्निंग विश करो तो छोड़ूंगा। ईशा ने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं कहने वाली, छोड़िए मुझे। आदित्य ने कहा, ठीक है, ऐसे ही रहो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बोल आदित्य अपना चेहरा ईशा के सीने पर रख लेता है। अब तक आदित्य ने ईशा के दोनों हाथ को छोड़ दिया था। ईशा अपने दोनों हाथों की मदद से आदित्य को कंधे से पकड़ उसे उठाने लगी, पर आदित्य हिला भी नहीं। ईशा ने हार मानकर कहा, ओके फाइन, कह रही हूं आपको को गुड मॉर्निंग। आदित्य ऐसे ही लेटा रहा और हल्का सा मुस्करा दिया।
आदित्य ने कहा, ऐसे नहीं, जैसे मैंने कहा है वैसे कहो। ईशा ने गुस्से में कहा, बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने अपना चेहरा उसके सीने पर हल्का सा रब करते हुए कहा, ठीक लेटी रहो, मैं नहीं उठने वाला। ईशा कुछ कहती तभी डोर नॉक होने की आवाज आती है और साथ ही रूही की भी। ईशा ने रूही की आवाज सुनकर कहा, मिस्टर मित्तल, रूह उठ गई हैं, प्लीज जाने दीजिए। आदित्य ने अपन चेहरा ईशा के चेहरे के सामने कर कहा, ठीक है, किस करो और जाओ। ईशा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ आदित्य के होठों पर किस कर जल्दी से पीछे हो बोली, अब ठीक है। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, ठीक है, और उसके गाल पर किस कर बोला, जाओ। आदित्य ईशा को छोड़ देता है। ईशा भी आदित्य से छूटते ही बेड से उठ अपने कपड़े ठीक करती है और जाकर डोर ओपन करती है। सामने रूही अपनी डॉल को लिए खड़ी थी, वो अपने एक हाथ से अपनी आंखों को मल रही थी। रूही को देख ईशा ने उसे गोद में उठा लिया और उसके गाल पर किस कर प्यार से बोली, क्या हुआ रू, आज आप जल्दी उठ गए। रूही अपनी बाहें ईशा के गले में डालकर नींद भरी आवाज में कहती है, मम्मा, लू को अभी ओलने निकलनी है। ईशा ने कहा, ठीक है, चलो यही कुछ देर सो जाओ। रूही ने ईशा पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, नहीं मम्मा, लू को मम्मा के छात नी निकलनी है। ईशा रूही की बात सुन समझ जाती है रूही नहीं मानेगी। ईशा रूही को लिए बेड पर आ जाती है। दोनों बेड पर लेटे हुए थे। रूही बीच में ईशा से चिपक कर सो रही थी। आदित्य रूही की दूसरी तरफ लेटा हुआ था। ईशा रूही के बालों में हाथ फेर रही थी। उसका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। तभी आदित्य ने रूही को खुद से चिपकाते हुए ईशा से कहा, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं हूं यहां। ईशा ने कहा, नहीं, वो डर जाएगी। आदित्य ने कहा, मैं हूं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ईशा ने कहा, आप इसे संभाल लेंगे ना। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, हम तुम जाओ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, तुम फ्रेश हो जाओ, रूह के पास मैं हूं। ईशा उसे देख वहां से वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य भी रूही के साथ लेटा हुआ था। उसे ईशा की कमी ना महसूस ना हो इसलिए वो उसके सिर को सहला रहा था। आदित्य की आंखें बंद थी। ईशा कुछ देर बाद जब बाहर आई तब उसने देखा आदित्य वैसे ही उसके बाल को सहला रहा था, पर अब शायद वो दोबारा नींद में जा चुका था। वही रूही की आंखें खुली हुई थी। वो टुकुर टुकुर आदित्य को देख रही थी। ईशा रूही के पास आती है। ईशा को देख रूही अपने एक हाथ की उंगली अपने होठों पर रख देती है। ईशा उसके पास आई तो रूही ने धीरे से कहा, मम्मा, आवाज मत करो, डैड छो रहे हैं। ईशा उसे देख हंस देती है क्योंकि आदित्य अभी भी रूही के बालों को सहला रहा था। ईशा धीरे से बोली, तो आज आप नाई नाई नहीं करोगी। रूही ने धीरे से कहा, पल डैड, अगर वो उठ गए तो। ईशा ने आदित्य को देख मुस्कुराकर खुद से कहा, कैसे है, एक तो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहे थे और अब रूही का ख्याल रखते रखते खुद ही सो गए। पर इनमें और राहुल में कितना फर्क है। राहुल तो रूही का सगा होकर भी उसका ध्यान नहीं रख पाया और एक मिस्टर मित्तल है, वो कितना प्यार करते हैं रूह से। वो अपनी ही सोच में गुम थी तभी उसे रूही की आवाज आई, मम्मा। ईशा ने रूही की तरफ देखकर कहा, हाँ बेटा। रूही ने मुंह बनाकर कहा, मम्मा, लूह तो उठना है, लूह तो भूत भी लदी है। ईशा उसे देख मुस्करा दी और उसे धीरे धीरे आदित्य से अलग करने लगी, क्योंकि आदित्य ने उसे जकड़ रखा था, जैसे कोई उससे रूह को चुरा ले जाएगा। ईशा रूही को आदित्य से छुड़ा ही रही थी तभी आदित्य की आंखें खुल गई। उसने रूही और ईशा को देखा जो उसे ही देख रही थी। आदित्य ने फिर रूही को देख मुस्कराकर कहा, उठ गई मेरी प्रिंसेस। रूही ने मुस्कराकर आदित्य के गाल पर किस कर कहा, गुड मॉर्निंग डैड। आदित्य ने भी मुस्कराकर उसके गाल पर किस कर कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आदित्य ने फिर ईशा को देख कहा, चलो कोई तो है जिसे पता है कि गुड मॉर्निंग कैसे विश करते हैं। उसकी बात सुन ईशा समझ जाती है आदित्य उसे ही ताना मार रहा है। वो कुछ नहीं कहती और रूही को गोद में उठाकर रूम से बाहर जाते हुए बोली, मिस्टर मित्तल जल्दी रेडी हो जाइए, आपको ऑफिस भी जाना होगा। आदित्य को याद आया कि आज उसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। वो जल्दी से बेड से उठ वॉशरूम में चले गया।
वही रूही और ईशा रूही के रूम में चली जाती हैं। ईशा रूही को तैयार कर नीचे आती है और सभी को मॉर्निंग विश कर किचन में चली जाती है। आज वो नॉर्मल लग रही थी, सबसे बातें भी कर रही थी। ईशा किचन में सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी आभा जी वहां आ जाती हैं। उन्होंने ईशा को देख मुस्करा कर कहा, आप आज क्या बना रही हो? ईशा ने खुश होकर कहा, आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। रूही को बहुत पसंद हैं और वो सुबह कह भी रही थी। वैसे आंटी, आप मुझे बता देंगी कि बाकी सबको क्या पसंद है, मैं वहीं बना दूंगी। आभा जी ने कहा, नहीं, तुम पराठे ही बना दो। बस माँ के लिए कुछ हल्का बना देना, वो इतना घी तेल नहीं खाती है। ईशा ने मुस्करा कर कहा, ठीक, और मिस्टर मित्तल को क्या पसंद है? उसकी यह बात सुन आभा जी के चेहरे पर मुस्कराहट आ जाती है। उन्होंने ने मुस्करा कर कहा, वही जो रूह को पसंद है वही आदित्य को भी पसंद है, उसे भी आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। ईशा ने हैरानी से कहा, सच? आभा जी ने कहा, हाँ, उसे आलू के पराठे, नूडल्स बिना कैप्सिकम के और दाल खिचड़ी उसे बहुत पसंद हैं। ईशा हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, रूह को भी यही सब पसंद है। वैसे दोनों की पसंद कितनी मिलती है ना? आभा जी कुछ कहती तभी वह आदित्य की आवाज सुनाई दी। अब खून का रिश्ता है तो पसंद तो मिलना ही था। उसकी बात सुन आभा जी और ईशा दोनों डोर की तरफ देखते हैं जहां आदित्य खड़ा था। आभा जी ने कहा, बेटा, आज आप ऑफिस जा रहे हैं? आदित्य उनके पास अब बोला, यस, अब आपकी बहू का ऑर्डर है तो जाना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन आभा जी हंस देती है। वही ईशा घूर कर आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने ईशा को देख अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। उसकी इस हरकत पर ईशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आदित्य उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लेता है। अब तो ईशा की हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है। आभा जी वहां से दूसरी तरफ जाकर कुछ काम कर रही थी। आदित्य ने एक नज़र उन्हें देखा और ईशा के गाल पर जल्दी से किस कर धीरे से उसके कान में बोला, जल्दी से रूम में आओ, नहीं तो यहां से अपनी गोद में तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। आदित्य अपनी बात बोल ईशा से दूर हो जाता है। ईशा उसे कुछ कहती तभी आभा जी ने ईशा को देखकर कहा, बेटा, तुम पराठे बना दो, मैं तब तक आई। यह बोल वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। आभा जी को जाता देख आदित्य जल्दी से ईशा के पास आ उसे पीछे से गले लगाकर प्यार से बोला, क्या बात है बीवी, तुम मेरी पसंद पूछ रही थी माँ से, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ईशा ने हकलाते हुए कहा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सबकी पसंद पूछी थी। आदित्य ने उसकी गर्दन पर किस कर कहा, हाँ, पर माँ ने जब कहा कि सब लोग नॉर्मल कुछ भी खा लेते हैं सिवाय दादी माँ के, फिर भी तुमने अलग से कहा कि मिस्टर मित्तल को क्या पसंद है। ईशा ने खुद को आदित्य से छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, आंटी आ जाएंगी। आदित्य अपने हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था और बोला, नहीं, अभी कोई नहीं आएगा। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि कोई हमें ऐसे ना देखे तो जल्दी से रूम में आओ, और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम जहां रहोगी, जिसके सामने रहोगी, वही तुम्हें किस करने लगूंगा। आदित्य की बात सुन ईशा हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आप कैसी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? छोड़िए, कोई सच में आ जाएगा और मैं कहीं नहीं आने वाली। आदित्य ईशा की गर्दन पर अपने नाक से सहला रहा था, साथ ही उसके हाथ ईशा की पेट से कमर तक सहला रहे थे। ईशा को समझ आ रहा था कि अब आदित्य नहीं मानेगा, इसलिए उसमें कहा, ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आई। आदित्य उसकी बात सुन मुस्करा देता है। वो जल्दी से उसके गाल पर किस कर बोला, जल्दी आओ। ईशा भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब आदित्य मुस्कराते हुए वहां से चले जाता है। ईशा ने अब जाकर एक गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, यह मिस्टर मित्तल कैसे है और कैसी कैसी धमकी देते हैं, कितने गंदे गंदे इशारे करते हैं, इन्हें क्या बिल्कुल शर्म नहीं है? आंटी भी यही खड़ी थी, वो अगर देख लेती तो। तभी आभा जी आ गई और ईशा को देख मुस्करा कर बोली, बन गया बेटा नाश्ता? ईशा ने मुस्करा कर कहा, हाँ आंटी, बस अब दादी माँ के लिए बनाना है। आभा जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम रहने दो।
मैं बना देती हूँ माँ का नाश्ता, तुम रूम में जाओ। आदि तुम्हें आवाज लगा रहा है, शायद उसे कोई काम है। उनकी बात सुन ईशा अपना सलाइवा गटक लेती है, क्योंकि उसे आदित्य के इशारे और धमकी याद आ रही थी। ईशा ने खुद से कहा, यार ईशा, तू अगर रूम में गई तो यह पक्का कुछ उल्टी सीधी हरकत करेंगे। एक काम कर, मत जा। फिर कुछ सोच कर कहा, पर वो सच में नीचे आ सबके सामने मुझे किस करने लगे तो अब क्या करूं? वो अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे आभा जी की आवाज आई। आभा जी ने कहा, क्या सोच रही हो बेटा? आदित्य तुम्हें बुला रहा है, जाओ। उसे कुछ काम होगा। वैसे भी अपने सामान कहीं भी रखकर कुछ भी भूल जाता है, पक्का इसलिए बुला रहा होगा। और अगर तुम नहीं गई ना तो कुछ ही देर में चिल्लाते हुए नीचे आ जाएगा। बहुत जिद्दी है आदि। ईशा उनकी बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। किचन से बाहर चली जाती है। वो जब किचन से बाहर आई तो उसे आदित्य की आवाज सुनाई दी, जो उसे ही पुकार रहा था। ईशा जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ अपने रूम में पहुंच जाती है। रूम में पहुंच उसने देखा आदित्य सोफे पर बैठे हुए उसे बुला रहा था। ईशा जल्दी से रूम में आदित्य के मुंह पर हाथ रखे हुए बोली, अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? कहा था ना आ रही हूँ। आदित्य उसकी बात सुन उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी लेप पर बैठा लेता है। आदित्य ने ईशा से कहा, वो सब छोड़ो, पहले मुझे किस करो। ईशा अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर बोली, क्या अभी सुबह ही तो की थी आपको किस, अब फिर चाहिए? हाँ, क्योंकि सुबह जो किस तुमने की थी वो मेरी मॉर्निंग किस थी, अभी मुझे गुड बाय किस चाहिए। आदित्य ने अपनी बात कही। ईशा उसे देख रही थी, तभी आदित्य ने कहा, मुझे तुम बाद में देख लेना, पहले मुझे जल्दी से किस करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और हाँ, सुबह की तरह नहीं, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम गाल पर पप्पी चिपका दो। आदित्य मुंह बनाते हुए बोला। ईशा ने उसे देख हैरानी से कहा, क्या मैंने सुबह आपको लिप्स पर किस किया था, गाल पर थोड़ी ना। आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिलाकर कहा, हाँ हाँ पता है, पर मैं बोल रहा था किस थोड़े अच्छे से करना, ऐसे कि मैं पूरा दिन तुम्हें फिल करता रहूं। आदित्य की बात सुन ईशा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। आदित्य ने कहा, बीवी जल्दी करो, मैं वेट नहीं कर सकता। ईशा ने उसे देखकर धीरे से अपना चेहरा आगे बढ़ाकर आदित्य के होठों पर अपने होठ रख देती है। वही आदित्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ईशा अब आदित्य को किस कर रही थी। वो बहुत ही धीरे धीरे उसके होठों को अपने होठों से खींच रही थी। ईशा को किस करना नहीं आता था, फिर आदित्य को अच्छा लग रहा था। आदित्य भी अब आगे बढ़ उसके बालों को पीछे से अपनी हाथ की मुट्ठी में भर लेता है और उसके होठों पर किस करने लगा। ईशा अब आदित्य को पीछे की तरफ धक्का देने लगी, क्योंकि उससे सांस नहीं ली जा रही थी। आदित्य ने जब देखा वो बार बार उसे धक्का दे रही हैं, आदित्य अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर कर बोला, क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ईशा गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करती है। फिर आदित्य को देख बोली, आप मुझे सांस लेने भी नहीं देते, ऐसे कौन किस करता है? आदित्य ने कहा, क्यों, तुम्हें क्या किसके बीच सांस लेने नहीं आता? ईशा ने अपना सिर ना में हिला दिया। वहीं आदित्य ने कहा, अच्छा मैंने क्या तुम्हें क्या पहली बार किस की है? ईशा ने उसे देखकर कहा, और नहीं क्या, आप पहले है जिसने मुझे किस किया, और इस तरह से किस किया करते ही हैं कि मुझे सांस भी नहीं आती। ईशा ने आगे कहा, अब मुझे छोड़िए, नीचे आंटी वेट कर रही होंगी। आदित्य भी उसे छोड़ देता है। ईशा जाने लगी, तभी आदित्य ने उसे कहा, क्या सच में मैं तुम्हें किस करने वाला पहला हूं? ईशा उसे पलट कर देखती है और बोली, हाँ, पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? आदित्य ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर ना में हिला देता है। ईशा भी उसे देख वहां से चली जाती है। ईशा ने क्या कहा इसे समझ पाना मुश्किल था। आदित्य ने खुद से कहा, मैं तुम्हें किस करने वाला पहला हूं। तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बता देती हो? अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज बता क्यों नहीं देती हो? आदित्य भी नीचे आता है। सबने ब्रेकफास्ट किया और आदित्य अपने पापा के साथ ऑफिस जाने वाला था। उसने जाने से पहले रूही को देख रूही के पास चला जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है।
रूही ने आदित्य से कहा, डैड आप कहाँ जा रहे हो? आदित्य ने कहा, प्रिंसेस मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आऊंगा, फिर हम गार्डन में खेलने जाएंगे। रूही ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है डैड। आदित्य ने उसके गाल पर किस कर कहा, बाय प्रिंसेस। रूही ने भी उसके गाल पर किस कर कहा, बाय डैड। आदित्य उसे अपनी गोद से उतार देता है। रूही ने सुयश जी को देख मुस्कुराकर कहा, बाय दादू। सुयश जी ने भी उसके गाल पर किस कर कहा, बाय बेटा। शाम को दादू आपके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे। आदित्य और सुयश जी दोनों ही बाहर चले जाते हैं। रूही भी आभा जी और दादी जी के साथ हॉल में ही खेलने लगी। ईशा भी उनके साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ रजत अपनी कार से ऑफिस जा रहा था। तभी उसे कार के सामने कोई दिखा, शायद कोई उससे लिफ्ट मांगना चाह रहा था। रजत ने उसे देख कार रोक दी। उसने जैसे ही सामने देखा वहां रीवा खड़ी थी। उसे देख रजत ने कहा, यह यहाँ क्या कर रही है, वो भी इतने सुनसान सड़क पर। रीवा उसकी कार के पास उसके कार की विंडो पर नॉक करने लगी। रजत ने आवाज सुन विंडो नीचे कर दिया। रीवा ने रजत को देखकर कहा, मिस्टर किडनैपर आप यहाँ। वही रीवा के मुंह से अपने लिए मिस्टर किडनैपर सुन रजत को गुस्सा आ गया। उसने रीवा को घूरते हुए कहा, मिस आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोलती हैं? रीवा जल्दी से उसके कार का डोर ओपन कर बैठ जाती है और बोली, अच्छा सॉरी, पर अभी आप मेरी एक हेल्प कर दीजिए। मुझे जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना है और मेरी स्कूटी खराब हो गई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी बात सुन रजत ने अपना गुस्सा साइड कर दिया, क्योंकि रीवा उसे अपना मासूम सा चेहरा बनाकर देख रही थी। रजत ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, कहाँ जाना है बोलो। रीवा ने जल्दी से कहा, होटल हयात। रजत ने उसे देखकर कहा, वहां क्या करना है? रीवा ने कहा, वहां आज कोई मीटिंग है, अब मैं लेट हो रही हूं, इसलिए बॉस ने कहा मैं डायरेक्ट वहां आ जाओ। अब आप मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरा बॉस मेरा काम ही छोड़ देगा और अपनी कंपनी से बाहर फेंक देगा। उसकी मासूमियत भरी बात सुन रजत मुस्करा देता है। रजत ने अब अपनी कार स्टार्ट कर दी। रीवा अब अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी बकवास शुरू कर देती है। वैसे आपका नाम क्या है मिस्टर किडनैपर? उसकी बात सुन रजत ने उसे घूर कर देखा तो रीवा उसे देख मुस्करा देती है। रजत ने सामने देखते हुए कहा, रजत। रीवा ने कहा, क्या कहा आपने? रजत ने उसे देखकर कहा, मेरा नाम रजत है। रीवा उसकी बात सुन बोली, अच्छा नाम है पर मेरे नाम से कम। रजत ने उसे देखकर कहा, तुम्हें मेरे नाम का अर्थ पता भी है क्या? रीवा ने खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ। रजत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए खुद से कहा, देख कर तो लगता नहीं है। रीवा ने कहा, आप कहाँ रहते हैं? रजत ने उसे देखकर कहा, तुम्हें उससे क्या करना है? मैं कहीं भी रहूं। रीवा ने अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मेरे पास टाइम पास करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में जान रही हूँ, तो तुम भी बता दो। रजत ने सामने देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना। उसकी बात सुन रीवा का मुंह बन गया। उसने अब अपने बैग से एक चिप्स का पैकेट निकालकर चिप्स खाने लगी, पर उसके चिप्स खाने से आवाज हो रही थी जिससे रजत इरिटेट होने लगा। उसने रीवा को देख गुस्से में कहा, यह क्या कर रही हो? रीवा ने अपना चिप्स खाते हुए कहा, दिख नहीं रहा चिप्स खा रही हूँ। रजत ने उसे घूरते हुए कहा, इसे रखो, बाद में खा लेना, बहुत आवाज आ रही है। और क्या तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है कि किसी के सामने कैसे खाया जाता है? रीवा ने उसे देखकर कहा, तो तुम मुझसे बात कर लो, मैं चिप्स नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझसे चुप नहीं रहा जाता है, मुझे नींद आ जाती है। रजत ने उसे देख हैरानी से कहा, क्या कुछ देर चुप रही तो तुम्हें नींद आ जाएगी? रीवा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रजत ने मन ही मन में कहा, सच में बहुत अजीब है यह लड़की, पता नहीं कौन शादी करेगा ऐसी पागल लड़की से। रीवा ने उसे सोच में गुम देखकर कहा, क्या सोच रहे हो? यही कि मैं बहुत ही सुंदर हूँ और समझदार हूँ, मेरे जैसे लड़की जिसे भी मिलेगी उसकी तो लाइफ बन जाएगी।
अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि मेरे जैसी लड़की मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसकी बात सुन रजत उसे हैरानी से देखने लगा। रजत ने कहा, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर और समझदार लड़की हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी बात सुन रीवा उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। उसने गुस्से से कहा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ कहा? तुम बेवकूफ, तुम्हारी बीवी बेवकूफ, तुम्हारा बच्चा बेवकूफ। बेवकूफ आदमी। रजत ने उसकी बात सुन एक झटके से कार में ब्रेक लगा दी। उसने रीवा को देखकर कहा, चुप, कितना बोलती हो? और मैं नहीं, तुम ही हो जिसे ना दिमाग है ना बोलने की सेंस। पता नहीं कौन से पागल खाने से भागी हुई हो। उसकी बात सुन रीवा ने अब गुस्से में उसके ऊपर झुक जाती है और गुस्से से अपने दोनों हाथ से रजत के सीने पर मारने लगी। वही रजत उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और बोला, है क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? रीवा ने उसे मारते हुए कहा, तुमने मुझे पागल कहा? भगवान करे तुम्हारी बीवी भी पागल हो। रीवा की हरकत पर अब उसे गुस्सा आ रहा था। रजत ने गुस्से में कहा, तुम अपनो बकवास बंद करो, नहीं तो मैं अपनी तरह से तुम्हारी बोलती बंद करूंगा। रीवा अभी भी नहीं रुकी तो रजत ने उसे खींचकर एक झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। वही उसके इस एक्शन से रीवा हैरान रह गई। वो कुछ कहती तभी रजत ने अपने होठ उसके गुलाबी सॉफ्ट होठ पर रख देता है। रीवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो रजत को देखती है जो उसके होठों पर अपने होठ रखे उसे देख रहा था। रीवा के होठों की फिल से रजत अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो अब धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठों से हरकत करने लगा। रीवा की हैरानी का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो अपने हाथ रजत के कंधे पर रख उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। रजत जो उसे किस करने में बिजी था, उसे रीवा की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। को अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पीछे की ओर कर पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को उसके गाल पर रख उसे और ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। रीवा की जान तो जैसे उसके हलक में आ गई थी, क्योंकि यह उसकी फर्स्ट किस जो थी। किस तो यह रजत की भी फर्स्ट थी, पर उसे यह एहसास अच्छा लग रहा था। उसके हाथ जो रीवा के गाल पर थे वो उसे पीछे की ओर ले जाते हुए उसके बालों को मुट्ठी में भर लेता है। रजत रीवा के चेहरे को अपने चेहरे की तरफ पुश कर रहा था, जिससे दोनों के होठ और ज्यादा एक दूसरे से जुड़ गए थे। रीवा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर बेचारी वो ना कुछ कह पा रही थी और ना ही रजत को खुद से दूर कर पा रही थी, क्योंकि उसने उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में जकड़ रखा था। रीवा की आंखों से अब आंसू आ गए थे, क्योंकि अब उसे अपना दम घुटते हुए महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रजत के गाल पर आ रहे थे, जिससे रजत एक झटके से उससे दूर होता है। उसने देखा रीवा रो रही थी। रजत ने उसे देख परेशान होते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से रो क्यों रही हो? अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें किस की इसलिए, पर मैंने गुस्से में कर दिया। रीवा कुछ नहीं बोली। वो अभी भी रो रही थी। रजत ने कहा, अरे बताओ तो क्या हुआ है, इतना भी क्या रो रही हो? चुप हो जाओ, देखो मैं सॉरी भी बोल रहा हूं। उसकी बातें सुन रीवा का रोना और तेज हो गया। उसका रोना बढ़ता देख रजत ने अपने सिर पर हाथ रख कर कहा, मैं भी क्या पागल हूं जो इस पागल के साथ यह हरकत। अब पता नहीं क्यों रो रही है, कुछ बोलना भी नहीं है इसे। रीवा अभी भी रो रही थी। रजत ने अब उसका सिर अपने सीने पर रख उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, देखो रो मत। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा तुम रो ही क्यों रही हो। मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया। चलो मेरी तरफ से सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और अगर नहीं करना तो यही बता दो, रो क्यों रही हो तुम? रीवा ने सिसकते हुए कहा, तुमने मुझे किस किया? रजत ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ तो उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, पर इसमें इतना रोने की क्या बात है? उसकी बात सुन रीवा उसे देख बोली, क्या तुम्हारे लिए यह बात कोई मायने नहीं रखती? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने मुझे किस किया है? तुम्हारी किस करने से कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? उसकी बात सुन रजत उसे हैरानी से देखने लगा।
यह छोटी सी लड़की उसे पूरा परेशान कर रखी थी। रजत ने उसे देखकर कहा, यार ऐसा कुछ नहीं होगा, किस करने से बच्चे नहीं होती है। रीवा ने अपने दोनों हाथ से अपने आंसू पोंछे और बोली, तुमने मुझे अभी किस किया है? तुम्हारा बेबी अब मेरी टमी में आ जाएगा। रीवा ने किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिला दिया। रीवा ने कहा, होते हैं, तुमने मूवीज में नहीं देखा हीरो हीरोइन को किस करता है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसे देख रजत ने खुद से कहा, इसकी तो बस बातें ही बड़ी बड़ी है, अता पता तो कुछ है नहीं, और खुद को दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट कहती हैं। इसे तो बच्चे पैदा होने का प्रोसीजर भी पता नहीं है। रजत ने अपना सिरना में जवाब दिया और बोला, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए अब तुम चुप हो जाओ। रीवा ने अब रोते हुए कहा, तुम्हें क्या है, बेबी तो मेरे टमी में है ना, अब उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरे तो मम्मा पापा भी नहीं है, उसे देखेगा कौन? यह बोल वो और भी ज्यादा जोर से रोने लगी। रजत ने उसकी बात सुन उसे देखने लगा। रीवा की फैमिली नहीं थी, बचपन से ही वो अनाथ आश्रम में रहती थी। स्कॉलरशिप से उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी और कॉलेज में एक बार ईशा से मिली, तब से वो उसकी अच्छी दोस्त बन गई। कुछ टाइम बाद वो एक जॉब ढूंढ यही रहने लगी, उसका अपार्टमेंट भी रेंट पर था। रजत ने उसे गले लगाकर कहा, ठीक है, बेबी होगा तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, ओके। उसकी बात सुन रीवा अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने कर बोली, तो तुम्हारी मम्मा बेबी को संभाल लेगी। उसकी बात सुन रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने हंसकर कहा, नहीं, मेरी भी फैमिली नहीं है, पर मैं संभाल लूंगा। अब तुम चुप हो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ, मीटिंग में जाना है ना। रीवा जल्दी से उससे अलग हो अपनी सीट पर बैठ गई और अपने आंसुओं को अच्छे से पोंछकर बोली, हाँ जल्दी से चलो, नहीं तो मेरा बॉस मुझे जॉब से निकाल देगा। रजत भी अब कुछ ना बोलते हुए कार स्टार्ट कर देता है। उसे आज महसूस हुआ था वो अकेला नहीं है, और भी लोग हैं जिसकी फैमिली नहीं है, फिर भी वो काफी खुश रहते हैं। रजत ने रीवा को देखा जिसकी नाक लाल हो गई थी। उसका छोटा सा चेहरा भी लाल दिख रहा था। उसे देख रजत खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसे मुस्कुराता देख रीवा ने उसे देख घूर कर कहा, तुम मुझे देख हंस क्यों रहे हो? रजत ने अब उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं, बस यही सोच रहा हूँ, अगर मेरा बेबी तुम्हारे टमी में है तो तुम उसका ध्यान कैसे रखोगी, और अगर कहीं मेरा बेबी तुम्हारे टमी में रहते हुए वो भी तुम्हारे तरह पागल वाली हरकत ना करने लगे। उसकी बात सुन रीवा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। रीवा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पागल हो समझे, और मुझे पागल कहना बंद करो। खुद को तो यह भी नहीं पता किस करने से बेबी हो जाता है, बिना सोचे समझे मुझे किस कर दिया। अब संभालो अपना बेबी। यह बोल उसने अपना मुंह बना लिया। रजत उसकी बात सुन मुस्करा देता है। कुछ ही समय में दोनों ही होटल हयात पहुंच जाते हैं। रीवा जल्दी से कार से बाहर उतर जाती है। उसके पीछे रजत भी बाहर आता है। उसे देख रीवा बोली, अरे अब क्या तुम मेरे आगे पीछे घूमोगे अपने बेबी के लिए? रीवा की बात सुन रजत ने उसे घूरते हुए कहा, इतना भी खाली टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे भी यही मीटिंग के लिए आना था, अब तुम जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। यह बोल रजत खुद आगे बढ़ जाता है। उसे जाता देख रीवा भी अपना पर्स लेकर वहां से अंदर चली जाती है। होटल हयात के एक रूम आदित्य अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ बैठ मीटिंग कर रहा था। रजत वही एक साइड में खड़ा था। आज रजत थोड़ा लेट हो गया था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और सामने से रीवा अंदर आई। उसे देख सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वही रीवा सभी को देख अपने दांत दिखा देती है। रीवा जल्दी से आगे आ सबको हेलो कहती है। उसका ध्यान फिर रजत पर जाता है जो उसे ही देख रहा था। रजत ने खुद से कहा, यह भी यही मीटिंग, मतलब यह बॉस के किसी इन्वेस्टर की असिस्टेंट है। तभी मिस्टर आहूजा अपनी जगह से खड़े हुए और रीवा पर चिल्लाते हुए बोले, मिस रीवा, क्या आपको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है या आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है? मिस्टर आहूजा, उनकी एज यही कहीं 40-45 होगी।
उनके चिल्लाने पर रीवा अपना सिर झुकाकर बोली, सॉरी सर, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मिस्टर आहूजा ने गुस्से में कहा, शट अप मिस रीवा, आपका यह हमेशा का है, आप कभी टाइम से नहीं आ सकती है। अब जाइए यहां से, और अब ऑफिस आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उनकी बात सुन रीवा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उन्हें देखने लगी। उसने धीरे से कहा, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे। मिस्टर आहूजा ने उसकी एक बात ना सुनी और उसे वहां से जाने को बोल रहे थे। रीवा भी एक नज़र सबको देखती है, फिर अपना सिर झुकाए वहां से चली जाती। वही रजत ने आहूजा को देख गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उनका रीवा से इस तरह से बात करना। वही आदित्य उन्हें देख अपनी जगह से खड़े वहां से जाने लगा। उसे जाता देख मिस्टर आहूजा ने कहा, मिस्टर मित्तल, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मीटिंग स्टार्ट हुई है ना। आदित्य ने उनकी तरफ देखकर कहा, मुझे आपके साथ कोई काम अब नहीं करना है। जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, उसके साथ मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। आदित्य ने फिर रजत को देखकर कहा, रजत। उसकी बात सुन रजत वहां टेबल पर रखी फाइल उठाकर आदित्य के पीछे निकल जाता है। आदित्य बाहर अपनी कार में बैठ रजत से बोला, ऑफिस पहुंचो जल्दी। रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आदित्य वहां से निकल जाता है। उसके पीछे रजत भी निकल जाता है। होटल से कुछ दूरी पर बने बस स्टॉप के पास जब रजत की कार पहुंचती है, रजत ने बाहर देखा, उसने एक झटके से कार रोक दी। सामने रीवा बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी। उसे रोता देख रजत को बहुत बुरा लग रहा था। रजत अपनी कार एक साइड लगा कार से बाहर आ रीवा के पास जा बस स्टॉप पर बैठ जाता है। रजत ने धीरे से कहा, सुनो। रीवा ने अपना सिर ऊपर कर अपने बगल में बैठे रजत को देखा और फिर अपना सिर झुकाकर रोने लगी। उसे रोता देख रजत ने कहा, देखो तुम रो मत। ऐसा भी क्या हो गया, कहीं और जॉब ढूंढ लेना। रीवा ने रोते हुए कहा, पर इतनी जल्दी थोड़ी ना जॉब मिलती है। तब तक क्या करूं? रजत ने कुछ सोचकर कहा, तुम ईशा मैम की कंपनी में कोई जॉब कर लो, वो आपकी दोस्त है, आपको जॉब दे देंगी। रीवा ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मुझे अपनी मेहनत से जॉब करना है। मैं किसी से एहसान नहीं ले सकती हूं। उसकी बात सुन रजत ने कुछ सोचकर कहा, वैसे सर के ऑफिस में भी अभी कुछ वैकेंसी है, तुम चाहो तो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। रीवा ने कहा, पर मित्तल इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी है, वहां जॉब करने के लिए तो बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। रजत ने कहा, ऐसा नहीं है सर, को सिर्फ काम से मतलब है और यह कोई एहसान नहीं है। तुम इंटरव्यू देकर देखो, जॉब लगी तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं और ट्राई कर लेना। रीवा ने अपने आंसू पोंछकर कहा, ठीक है। रजत अपनी जगह से उठकर बोला, घर छोड़ दो। रीवा ने अपना सिर ना में हिलाकर कहा, नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी। रजत ने उसका हाथ पकड़ उसे वहां से उठाते हुए कहा, चलो, रास्ते में ही तुम्हारा घर से मैं छोड़ दूंगा। यह बोल वो रीवा को लिए कार के पास आया। दोनों ही कार में बैठ गए। कुछ ही देर में रजत ने कार रीवा के बिल्डिंग के बाहर रोकी। रीवा कार से उतरकर बाहर आई और रजत को देखकर बोली, थैंक्स। रजत ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा फ्लैट कौन से फ्लोर पर है? रीवा ने कहा, 5th फ्लोर पर। रजत ने कहा, ठीक है। यह बोल उसने रीवा को बाय कहा और अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। रीवा भी अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। रजत की कार कुछ ही देर में मित्तल इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी और जल्दी से अंदर चले गया, क्योंकि वो खुद भी अब लेट हो गया था। ईशा ने आदित्य का हाथ अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा, अच्छा, मैं आपको कोई खाना वाना नहीं खिलाने वाली, छोड़िए मुझे आप। आदित्य ने उसकी बात सुन अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं जान, आज तो मैं तुम्हारे हाथ से ही खाना खाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही सारा दिन हम बैठे रहेंगे। ईशा ने गुस्से में कहा, यह कैसी जबरदस्ती है? आदित्य ने अपनी चीन ईशा के कंधे पर टिकाकर कहा, बीवी, मैंने कौन सी जबरदस्ती की तुम्हारे साथ, मैं तो सिर्फ खाना खिलाने को बोल रहा हूं। ईशा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, पर मैं आपकी गोद में नहीं बैठने वाली। आदित्य ने कहा, ठीक है, पर फिर तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगी? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, खिला दूंगी।
फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बिहेव तो ऐसे करते हैं जैसे कोई छोटे बच्चे हैं। आदित्य ने उसकी बड़बड़ाहट सुन मुस्करा कर कहा, नहीं बीवी, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे मौका तो देकर देखो, 1 साल के अंदर तुम्हें एक बच्चा दे दूंगा, चाहे तो अभी ट्राई कर सकती हो। उसकी बात सुन ईशा उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी और बोली, बेशर्म आदमी। ईशा उठकर सोफे पर बैठ जाती है। उसने खाना प्लेट में निकाला और आदित्य को अपने हाथ से खिलाने लगी। आदित्य खाते वक्त बार बार उसकी उंगली को अपने होठों से छू रहा था, जिस वजह से ईशा उसे घूर रही थी। कुछ देर में ईशा ने आदित्य को खाना खिला खुद उठकर वॉशरूम में चली जाती है। आदित्य भी मुस्कुराते हुए वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। ईशा वॉशरूम से बाहर आई और लंच बॉक्स उठा वहां से जाने लगी, तभी आदित्य ने कहा, बीवी तुम कुछ भूल रही हो। उसकी बात सुन ईशा पलटकर उसे देखती है और बोली, क्या भूल रही हूं मैं मिस्टर मित्तल। आदित्य चेयर से उठकर ईशा के पास चले जाता है। उसने ईशा को उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर बांध कर कहा, जान मेरी किस तो दो। ईशा ने हैरानी से कहा, कौन सी किस मिस्टर मित्तल। आदित्य ने मुंह बनाकर कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? एक तो तुम इतनी अनरोमांटिक हो, मुझे लगा लंच लाई हो तो हम कुछ ऑफिस रोमांस करेंगे, पर तुमने सब पर पानी फेर दिया और अब तुम मुझे किस भी नहीं दे रही हो। दिस इज नॉट फेयर बीवी। ईशा ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख कर कहा, मिस्टर मित्तल, मैंने आपको अपने हाथ से खाना खिलाया ना, फिर अब आप क्यों यह जिद कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आदित्य ने कहा, नो बीवी पहले किस, फिर तुम घर जा सकती हो। ईशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए ना, मुझे घर जाना है, रूह वेट कर रही होगी हमारा। आदित्य ने उसके होठों के करीब अपने होठ कर बोला, तो चलो उसके लिए एक भाई या छोटी बहन ले आते हैं, तब वो तुम्हें याद नहीं करेगी, अपने भाई को ही संभालेगी। ईशा उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगी। ईशा कुछ कहती तभी आदित्य ने उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। ईशा तो सुन होकर खड़ी रह गई। उसके हाथ अभी भी आदित्य के सीने पर थे। ईशा उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी तो आदित्य ने उसकी दोनों हाथ मेरे पकड़ कर लेता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे दीवार से लगा देता है। आदित्य अब उसे ऐसे ही किस करने लगा। ईशा बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं। ईशा ने कुछ सोचकर उसके होठों पर बाइट कर लेती है। आदित्य एक झटके से उससे दूर हो उसे घूरने लगा। आदित्य ने अपने अंगूठे से अपने होठों को साफ कर देखा, उसके होठों से खून निकल रहा था। आदित्य ने ईशा को देख कहा, यह क्या हरकत है बीवी? ईशा ने उसे घूरते हुए कहा, वही जो आपने किया। आप मुझसे बिना परमिशन लिए मुझे किस नहीं कर सकते। आदित्य ने कहा, बीवी पर तुमने मुझे बाइट क्यों किया? अभी मुझे मेरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, अब मैं कैसे जाऊं? ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता, जैसे जाना है वैसे जाइए। आदित्य ने अब आगे बढ़ एक हाथ को उसकी कमर पर रख रख उसे खुद के करीब कर बोला, अच्छा तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यह बोल आदित्य ईशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है। ईशा कुछ रिएक्ट करती तभी उसके होठों पर बाइट कर देता है। बाइट कर आदित्य उसके होठों से दूर हो बोला, बीवी अब तुम घर जाओ। वही ईशा जो आंखें बंद कर अपने दर्द हो सह रही थी, आदित्य की बात सुन आंखें खोल गुस्से से उसे घूरने लगी। आदित्य ने मुस्करा कर कहा, क्या हुआ बीवी, अब नहीं जाना क्या? ईशा ने अपने होठों को टच कर देखा तो उसके होठों से ब्लड आ रहा था। ईशा ने अब आदित्य से कहा, मैं अभी घर कैसे जाऊं? आदित्य ने मुस्करा कर कहा, जैसे जाना है वैसे जाओ। उसकी खुद की बात उसी पर रिपीट करते देख ईशा गुस्से में बोली, आप पागल हो क्या? आपने मेरे होठों पर बाइट किया है। अब मैं घर जाऊंगी तो आंटी और रूह क्या बोलेंगी? आदित्य अपनी चेयर के पास जाकर अपना कोट उठाकर उसे लिए बोला, चलो बाहर तक छोड़ देता हूं। ईशा उसकी बात सुन उसे घूर ही रही थी, क्योंकि आदित्य अपनी बात बोलकर उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। ईशा ने कहा, मिस्टर मित्तल, मैं क्या कह रही हूं और आप क्या जवाब दिए जा रहे हैं? मैं आपको कह रही हूं कि बाहर कैसे जाऊंगी और आप है कि कह रहे हैं कि बाहर तक छोड़ देंगे। आदित्य उसके पास आकर बोला, बेबी देखो, तुम्हें सिर्फ घर जाना है।
और अगर तुम्हें मॉम ने ऐसे देख भी लिया तो वो बहुत खुश होंगी कि उनके बेटे बहू के बीच सब कुछ ठीक है। पर तुमने क्या किया है बताओ, मैं अगर मीटिंग में जाऊंगा तो सब क्या कहेंगे कि मिस्टर मित्तल की वाइफ काफी वाइल्ड है जो इस तरह से उन्हें बाइट करती है। आदित्य यह बोल मुस्करा देता है। ईशा अब चीरकर उसके केबिन से बाहर निकल जाती है। आदित्य भी उसके पीछे पीछे बाहर आता है। दोनों ही आदित्य के प्राइवेट लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आ जाते हैं। आदित्य ने ईशा से कहा चलो घर छोड़ देता हूं तुम्हें। ईशा ने मुंह बनाते हुए कहा कोई जरूरत नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। आदित्य कार का डोर ओपन करते हुए बोला ड्राइवर कार लेकर जा चुका है, अब चलो। ईशा भी मुंह बनाते हुए कार में बैठ जाती है। आदित्य दूसरी तरफ आता है तो रजत उसके लिए कार का डोर ओपन कर देता है। आदित्य भी कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही रजत कार में बैठ कार स्टार्ट कर देता है। ईशा तो कार में डोर से चिपक कर बैठी थी, वहीं आदित्य उसे देखे जा रहा था। ईशा को चीड़ भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। क्या ही कहती वो। ईशा विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। यह देख ईशा हैरानी से उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी। ईशा ने सामने देखा कि कहीं रजत उन्हें ऐसे देख तो नहीं रहा, पर कार में पार्टीशन लगा हुआ था। ईशा ने अब चैन की सांस ली। ईशा ने अब आदित्य को देखकर हल्के गुस्से में कहा यह क्या हरकत है, क्या आपसे सीधे से बैठे नहीं जाता। आदित्य ने मुस्कराकर कहा बेबी तुम्हें नहीं पता, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो कैसे ही सीधे बैठ सकता है। वो तो हर वक्त अपनी बीवी को प्यार ही करेगा। उसकी बात सुन ईशा ने उसके हाथ को अपनी कमर पर से हटाते हुए कहा छोड़िए मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करना आपके साथ, छोड़िए। पर आदित्य अपने हाथ नहीं हटाता है। आदित्य ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा जान ऐसे नहीं करते, देखो अभी घर पहुंचने में टाइम है तो क्यों ना कुछ देर रोमांस कर ले। वैसे तो तुम्हारे साथ रोमांस करने के नाम पर मुझे सिर्फ किस्सी ही मिलती है, बट चलेगा क्योंकि कुछ तो मिल ही रहा है। आदित्य अपनी बात के ईशा के होठों पर झुकने लगा। वही ईशा उसे देखते हुए अपना चेहरा पीछे कर रही थी। आदित्य ने अपनी एक हाथ को उसके बालों में उलझाकर ईशा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब ले जाने लगा। आदित्य ने अब आगे बढ़ उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। ईशा ने देखा आदित्य आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। आदित्य ने ईशा के होठों पर ही बुदबुदाते हुए कहा अगर तुमने मुझे बाइट किया तो देखना ऐसी जगह पर बाइट करूंगा कि तुम खुद ही शर्मा जाओ। ईशा भी अब कुछ नहीं करती और आदित्य उसे किस करने में बिजी हो जाता है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। ईशा के हाथ की पकड़ उसके शर्ट की कॉलर पर कस जाती है। धीरे धीरे ईशा भी आदित्य की किस में खोते हुए उसे किस बैक करने लगी। ईशा का रिस्पॉन्स पा आदित्य खुश हो जाता है और ईशा को और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। कुछ ही देर में ईशा की सांसें फूलने लगी। ईशा अब थोड़ा स्ट्रगल करने लगी, जिसे देख आदित्य ईशा को छोड़ देता है। आदित्य के छोड़ते ही अपना झुकाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वही आदित्य ने उसके सिर को अपने सीने पर रख उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। कुछ देर में ईशा शांत हो जाती है। ईशा ने अपना सिर अभी भी आदित्य के सीने पर टिका रखा था। ईशा को आदित्य का नेचर अच्छा लगने लगा था। उसे जबरदस्ती किस करना, उसे परेशान करना, उसे छेड़ना उसे अब पसंद था। आदित्य ने ईशा को खुद से अभी तक इस तरह से चिपके देखकर हंसते हुए कहा क्या हुआ बीवी, इस तरह से चिपक क्यों रही हो। माना मैं बहुत हैंडसम हूं, पर प्लीज मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे शर्म आती है। ईशा ने अपना चेहरा उसके सीने से निकाल उसे गुस्से से घूरते हुए बोली ऐसा कुछ नहीं है। ईशा अब उससे दूर होने लगी, पर आदित्य ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि ऐसे ही उसे गले लगा लेता है। ईशा भी कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद सीधे बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था आदित्य उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका मन ना भर जाए। दोनों ऐसे ही कार में बैठे थे, तभी कार रुक जाती है। कार के रुकते ही रजत ने कहा सर घरा गया है।
आदित्य ने ईशा को देखा जो उसकी गोद में बैठे हुए हो सो गई थी। आदित्य उसे इस तरह सोते देख मुस्करा देता है। रजत आगे बढ़ आदित्य के लिए कार का डोर ओपन कर देता है। आदित्य ईशा को अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाता है। आदित्य ईशा को लेकर आता है तो उसे हॉल में कोई भी नजर नहीं आता। वो सीधे ईशा को लिए ऊपर रूम में चले जाता है। उसने ईशा को बेड पर लेटा उसके माथे पर किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। वो अपने रूम से बाहर निकल जैसे ही रूही के रूम के पास रुकता है तो देखता है आभा जी रूही को अपने सीने से लगा सो रही थी। आदित्य उन्हें देख मुस्करा देता है और रूम में जा दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर रूही के माथे पर किस कर रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर आदित्य रजत के साथ कार में बैठ अपने मीटिंग वाली लोकेशन पर चले जाता है।